Everyone, my name is Shubkamna Singh and I'll teach you biology. We will start with the first chapter, that is the fundamental unit of life, जिसे हम लोग प्यार से सेल्स कहते हैं. सेल्स की बात करते हैं तो फंडामेंटल सबसे पहले वर्ड आता है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. फंडामेंटल क्या होता है? कोई भी चीज़ अगर स्टार्ट होता है तो उसका जो बेसिक पार्टिकल्स होता है उसी को हम लोग फंडामेंटल बोलते हैं. ठीक है. अब जैसे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, बचपन से हम लोग पढ़ते हैं कि एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर. एंड मैटर किसका बना हुआ होता है? एटम्स का बना होता है. तो मैटर का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है उसको हम लोग एटम बोलते हैं. तो वैसे ही बॉडी का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है, जैसे हमारा पूरा बॉडी या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी बना होता है, उसको हम लोग सेल्स कहते हैं. ठीक है. ये था सबसे बेसिक बात कि सेल्स होता क्या है. अब सेल्स के बारे में बताया कौन? अगर हम पढ़ा रहे हैं और मेरे को पता चला है कि सेल्स क्या होता है, तो सेल्स के बारे में कौन बताया? उसको डिस्कवर किया गया था. अब सेल्स को डिस्कवर कौन किया था? तो सेल्स को डिस्कवर किए थे हमारे रॉबर्ट हुक ने. रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल्स की डिस्कवरी की थी. अब सेल्स की डिस्कवरी कैसे हुई थी? तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया कि उन्होंने एक एकदम थिन स्लाइस ऑफ कॉक सेल लिया, एक कॉक सेल का सबसे पतला स्लाइस लिया. और उस समय ना माइक्रोस्कोप नहीं होता था. तो सिंस उस समय माइक्रोस्कोप नहीं होता था तो उस वक्त पे उन्होंने एक सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के अंदर कॉक सेल को ऑब्जर्व किया. इस तरीके का माइक्रोस्कोप कुछ बनाया था रॉबर्ट हुक ने, और एक कॉर्क सेल को उसके अंदर यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया था. जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो उनको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नजर आया, और इस स्ट्रक्चर को देखने के बाद रॉबर्ट हुक ने इस तरीके का ड्राइंग बनाया था. अब हम लोग जब पार होते रहते हैं तो हम लोग अक्सर मधुमक्खी का छत्ता देखते हैं, हनी कॉम्ब. कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर दिख रहा है, ध्यान से देखो. अब ये जो स्ट्रक्चर है, यही जो हनी कॉम्ब का स्ट्रक्चर उन्होंने ऑब्जर्व किया, उसमें देखो कि छोटे 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 तुम्हारे कंपार्टमेंट्स नजर आ रहे. इन्हीं छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स को रॉबर्ट हुक ने सेल्स का नाम दिया. इनको छोटे कंपार्टमेंट्स बोलो या फिर टाइनी रूम्स बोलो, सेल्स का मतलब क्या होता है? टाइनी स्मॉल कंपार्टमेंट्स या फिर टाइनी स्मॉल रूम्स. और यही हमारे रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था, और कुछ ऐसा ड्राइंग हमारे सामने ला करके रख दिया, और यही स्मॉल बॉक्सेस को उन्होंने सेल्स का नाम दिया. सेल्स जो है एक लैटिन वर्ड से आता है जिसका मतलब होता है लिटिल रूम. तो सेल्स क्या है? सेल्स तुम्हारा लिटिल रूम, लैटिन वर्ड सेल्स को डिफाइन करता है, दैट इज लिटिल रूम. ठीक है. अब ये तो था सेल्स के बारे में एक बेसिक बात. अब साइंस के लैंग्वेज में, बायोलॉजी के लैंग्वेज में हम लोग समझते हैं कि सेल्स क्या क्या करता है. तो सेल्स तुम्हारा बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का. अब स्ट्रक्चरल यूनिट और फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे जैसे एक दीवार बनता है तो दीवार में हम लोग ईंटा लगाते हैं, और वो जो ब्रिक होता है उसको असेंबल करते 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 एक शेप बनाते हैं. अब वो कितना टॉल होगा या कितना शॉर्ट होगा, जो वॉल है उसका स्ट्रक्चर कौन प्रोवाइड करेगा? वही ब्रिक प्रोवाइड करेगा. भले तुम उसको कितना टॉल बनाओ, कोई भी शेप प्रोवाइड करो, बट उसका बेसिक यूनिट तो वो ब्रिक रहेगा. तो वैसे ही हमारे बॉडी का बेसिक यूनिट तो सेल होगा. अब उसमें सेल्स मिलकर के वेरियस ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स बनाते जाते हैं, लेकिन हमारा बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन तो सेल ही परफॉर्म करेगा. इसीलिए सेल को बोला जाता है बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करता है और जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं वो हमारे सेल्स के अंदर होते हैं. ठीक है. अब सेल्स इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ. जैसे एक वॉल या फिर एक घर को बनाने के लिए का बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है? सेल्स होता है. वैसे ही हमारे बॉडी को बनाने का बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है? जैसे ही एक वॉल को बनाने का बिल्डिंग ब्लॉक ब्रिक होता है, वैसे ही हमारे बॉडी को बनाने का बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है? सेल्स होता है. अब बिल्डिंग ब्लॉक हम इसको क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज ये जो हमारे सेल्स है वो एक जैसे सेल जिनका एक कॉमन गोल होगा, जिनका एक कॉमन फंक्शन होगा, वो सारे मिलकर के क्या बना देंगे? टिश्यू बना देंगे. बहुत सारे टिश्यू जिनका एक कॉमन फंक्शन होगा, जिनका एक एंड गोल कॉमन होगा, उनको वो मिलके क्या बना देंगे?
ऑर्गन बना देंगे, और सारे ऑर्गन्स जिनका एक कॉमन गोल होगा वो ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, और सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके ऑर्गेनिजम्स बना देते हैं। तो यहाँ पे जब आगे बढ़ते हैं तो जैसे सेल्स को क्या होता है, हम लोग का भी फ्रेंड ग्रुप होता है, एक पढ़ने वाले बच्चों का ग्रुप अलग होता है, एक बदमाश बच्चों का ग्रुप अलग होता है। तो जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो सारे अपना एक कॉमन गोल है कि हमें पढ़ाई करना है, तो वो सारे मिलके अपना ग्रुप बना लिए। जो बदमाश बच्चे जिनका बदमाशी करना गोल होता है तो वो मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं। तो एक कॉमन एजेंडा के तहत ही हम लोग अपना ग्रुप्स बनाते हैं। तो सेल्स का भी जो कॉमन एजेंडा होता है, जो कॉमन पर्पस होता है, वो मिलकर के टिश्यू बनाता है। जैसे नर्व सेल क्या करता है, एक मैसेंजर की तरह काम करता है हमारी बॉडी में, उसका काम होता है मैसेज ट्रांसमिट करना। तो सारे नर्व सेल्स मिलकर नर्वस टिश्यू बना लेते हैं। तो यही था सेल्स के बारे में। तो अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज सेल, तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, या फिर सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। सेल को किसने डिस्कवर किया था, तो सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। कब डिस्कवर किया था, तो 1665 में डिस्कवर किया था। कैसे डिस्कवर किया था, तो एक कॉर्क सेल को, एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क सेल को एक अपने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया था, और एक हनी कॉम का स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया था। और ये जो तुम्हारा हनी कॉम का स्ट्रक्चर है, ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस थे, उसको उन्होंने क्या नाम दिया, सेल्स दिया। यहाँ तक का बात हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब जो सेल है, कोई भी मैकेनिज्म होता है, कुछ जैसे कोई प्रोडक्ट भी है तो वो अपने प्रिंसिपल्स पे चलता है, तो वैसे ही हमारा सेल्स का भी कुछ थ्योरी एंड प्रिंसिपल्स है। तो जो सेल बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेल थ्योरी पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहला बात हमने क्या बनाया था, सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो हमारे जितने भी सेल्स थे उन्हें किससे, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो किससे बने हुए होते हैं, सेल से बने हुए होते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, या फिर द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सेल। नेक्स्ट, सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जितने भी बेसिक फंक्शंस या फिर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं वो तुम्हारे सेल्स के अंदर होते हैं। एंड द थर्ड पार्ट ऑफ द सेल थ्योरी इज कि सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब जो हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स होते हैं वो हमारे प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही अराइज करते हैं। अब ये जो 3 सेल थ्योरी है वो किसने दिया था, स्केल्डन, स्क्वैन एंड वर्चो। ये जो फर्स्ट 2 था वो दोनों सेल थ्योरी स्केल्डन और स्क्वैन ने मिलकर दिया था, और वर्चो ने हमारा थर्ड सेल थ्योरी दैट इज ऑल सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये दिया था वर्चो ने। अब ये जब हम बोल रहे हैं कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये कहाँ से आया, हम लोग 8th क्लास में एक चैप्टर पढ़े थे रिप्रोडक्शन। जब हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे तो हम लोग पढ़े थे कि जाइगोट फॉर्म होता है, कि जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है तो जाइगोट फॉर्म होता है। ये जो हमारा जाइगोट है वो तो सिंगल सेल रहता है, फिर वो डिवाइड करते जाता है। जैसे ही वो मल्टीपल टाइम्स डिवाइड करते जाएगा, हमारा पूरा सेल्स डिवाइड करके टिश्यूज बनाएगा, फिर ऑर्गन्स बनाएगा, फिर ऑर्गन सिस्टम बनाएगा, फिर ऑर्गेनिज्म बनाएगा। तो जितने भी सेल्स है वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से, जो एक सिंगल सेल है, ठीक है, वो डिवाइड करेगा और 2 सेल्स बना देगा, फिर ये जो 2 सेल्स है वो फर्दर डिवाइड करेंगे और 2 सेल्स बनाते जाएंगे। तो एक तरीके का चेन रिएक्शन होता जाता है और ऐसे ही सेल्स बनते जाते हैं। यहाँ तक आई बात समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। अब पॉइंट्स टू रिमेंबर, जो हमारा फर्स्ट लिविंग सेल था, अब जो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था सेल, उन्होंने कॉर्क सेल को ऑब्जर्व किया था, जो कि एक डेड सेल होता है। ठीक है, हमारे पास 2 तरीके के सेल्स होते हैं, डेड सेल एंड लिविंग सेल। अब हमारे जो रॉबर्ट हॉक ने डेड सेल डिस्कवर किया था, लेकिन लिविंग सेल का डिस्कवरी किसने किया था, ए वैन ल्यूवेनहॉक, यानी कि एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। अब जो ल्यूवेनहॉक साहब ने जब डिस्कवर किया था सेल, तो उन्होंने किस चीज़ को ऑब्जर्व किया था, कि उन्होंने पॉन्ड वाटर को ऑब्जर्व किया था, और उसके बाद उन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना बहुत ज़रूरी है, इसको अपने मन मंदिर में बसा लेना। आगे बढ़ते हैं। अब जो सेल्स है उसके बारे में फर्दर पॉइंट्स अगर जानना है तो हम लोग को सेल्स के बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज लेना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले सेल्स के कंपोनेंट्स को समझने का कोशिश करते हैं। सेल अगर बेसिक यूनिट के बारे में जान रहे तो सेल के कंपोनेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं।
सबसे पहले सेल है तो सेल के बाहर में एक आउटर कवरिंग होगा। जैसे हम लोग किसी भी घर में घुसते हैं तो घर के बाहर क्या होता है, एक बाउंड्री प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाउंड्री बोलते हैं या फिर फेंसेस बोलते हैं। तो वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो वैसे ही हमारा जो सेल होता है तो उसके बाहर भी एक बाउंड्री, एक कवरिंग होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। इसके बारे में आगे की बातें हम लोग करेंगे कि सेल मेम्ब्रेन एग्जैक्टली क्या होता है, वो कैसे काम करता है, वो आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी एक बेसिक ये जान लो कि सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है। अब सेल, जैसे ही हम लोग घर के अंदर घुसते हैं तो हमारे पास एक एटमॉस्फेयर प्रेजेंट होता है। उस एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट होता है, एयर प्रेजेंट होता है। वैसे ही जैसे तुम लोग सेल मेम्ब्रेन के अंदर घुसोगे तो यहाँ पे भी एक एटमॉस्फेयर प्रेजेंट होगा, और ये जो एटमॉस्फेयर होगा ना वो फ्लूइड होगा। कैसा होगा, फ्लूइड होगा। तो ये जो फ्लूइड एटमॉस्फेयर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म या फिर प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, या तो बोलेंगे साइटोप्लाज्म या तो बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। अब जैसे साइटोप्लाज्म, जब अंदर घुसे तो सिर्फ एयर तो नहीं प्रेजेंट होगा, घर के अंदर घुसे थे एयर तो नहीं प्रेजेंट होगा, आसपास और भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे। तो वैसे ही साइटोप्लाज्म के अंदर और भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फैले हुए होते हैं, जो कि स्कैटर्ड होते हैं। अब ये जो स्कैटर्ड होता है, जितने भी कंपोनेंट्स, ये जो स्कैटर्ड कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनल। ठीक है। अब जैसे इंटर किए तो हमारे घर पे भी इंटर करते तो एक ब्रेन होता है जो कि पूरे घर के कामकाज को देखता है, जो पूरे घर को संभाल के रखता है। तो वैसे ही हमारे सेल ऑर्गेनल्स और सेल का भी एक ब्रेन होता है जो कि उसका सारा कामकाज देखता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। तो चलो फिर से पीछे चलते हैं। सेल का जो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है उसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। जैसे ही उसके अंदर करेंगे एक सराउंडिंग प्रोवाइड होता है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म बोलेंगे, जिसका दूसरा नाम प्रोटोप्लाज्म ही है। उस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनल्स स्कैटर्ड होते हैं जो कि सेल के फंक्शनिंग में मदद करते हैं। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल ऑर्गेनल बोलेंगे। और इन सबको ड्राइव करने वाला एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा जो कि होगा ब्रेन ऑफ द सेल। ये थे बेसिक कंपोनेंट सेल के बारे में। डिटेल में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो समझेंगे। तो जो न्यूक्लियस है इसकी भी डिस्कवर, न्यूक्लियस है ये बात अगर हमको पता और हम तुम लोग को बता रहे हैं तो ये बात मेरे को कैसे पता चला, मेरे को मेरे टीचर ने पढ़ाया। और उनको कहाँ से पता चला, तो रॉबर्ट ब्राउन नाम एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया कि सेल के अंदर एक होता है जो कि ब्रेन होता है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था प्रोटोप्लाज्म के बारे में। तो प्रोटोप्लाज्म का भी तो नामकरण किसी ने किया होगा, तो वो नामकरण किया था परकिंजे ने। परकिंजे नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था कि ये प्रोटोप्लाज्म टर्म को कॉइन किया था। लेट्स गो आगे बढ़ते हैं और हम लोग पढ़ेंगे सेल्स। अब किसी भी बॉडी में कितने सेल्स प्रेजेंट है, एक सेल प्रेजेंट है या एक से ज़्यादा सेल प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे हमारे पास दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक होता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और दूसरा होता है मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। अगर किसी बॉडी में एक सिंगल सेल प्रेजेंट होगा, एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। एक ऐसा बॉडी जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट है, वो वैसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिसेल्युलर बोलेंगे। और एक ऐसा बॉडी जिसमें मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट है, वैसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग बोलेंगे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में और कुछ जानते हैं। सबसे पहला बात क्या बताए, ऑर्गेनिजम्स दैट आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल आर कॉल्ड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स एंड ऑर्गेनिजम्स दैट आर कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल सेल्स आर कॉल्ड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट क्या है, अगर सिंगल सेल है तो बॉडी डिजाइन बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, कामकाज सारा कुछ वही परफॉर्म करेगा, इसीलिए उसका जो बॉडी डिजाइन होता है वो बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। उसके बाद अगर एक ही सेल है, अगर तुम घर में अकेले हो तो घर के जितने भी काम हैं वो तुम अकेले परफॉर्म करोगे। उसी तरीके से अगर बॉडी में सिंगल सेल है तो सेल का जितना भी काम है वो कौन करेगा, वही सिंगल बॉडी का जितना भी काम है वो कौन करेगा, वही सिंगल सेल करेगा। तो इफ अ सिंगल सेल इज प्रेजेंट देन ऑल लाइफ प्रोसेसेस, ऑल फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय द सिंगल सेल।
द टोटल सेल बॉडी इज एक्सपोज टू द इन्वायरमेंट। अगर एक सिंगल सेल है तो जितना भी पूरा का पूरा सेल क्या है, इन्वायरमेंट से एक्सपोज है कि नहीं है, वो इन्वायरमेंट से कंप्लीटली एक्सपोज रहता है। डिविजन ऑफ लेबर इज एट ऑर्गेनल लेवल। यहाँ पे क्या होता है, हम क्या बोले थे, सेल के अंदर ऑर्गेनल होता है और सेल एक ही होता है, तो बहुत सारे सेल्स तो है नहीं कि डिवीजन ऑफ लेबर बाकी सेल्स में बांट सके, लेकिन डिवीजन ऑफ लेबर ऑर्गेनल लेवल पे होता है। जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो अपना अपना काम करते हैं। तो डिवीजन ऑफ लेबर एट ऑर्गेनल लेवल का मतलब यही है, ठीक है। लाइफ स्पैन ऑफ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज यूजुअली शॉर्ट। लाइफ स्पैन इनका काफ़ी छोटा होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, अमीबा, ईस्ट, बैक्टीरिया, ये 3 एग्जाम्पल्स हैं हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के। सबसे कॉमन एग्जाम्पल है अमीबा। अमीबा के बारे में 8 में भी पढ़े होगे, 9 में भी पढ़ोगे, 10th में भी पढ़ोगे। ये जो एक कॉमन एग्जाम्पल है जो यूनिसेलुलर को डिफाइन करने के लिए सबसे आगे आता है। अब आगे बढ़ते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का। अगर तुम्हारा बॉडी में मल्टीपल सेल्स है, एक से ज़्यादा सेल है, तो वो हो गया मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इनका जो बॉडी डिज़ाइन होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। बॉडी डिज़ाइन कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। क्यों कॉम्प्लेक्स होता है, अगर एक घर में एक से ज़्यादा आदमी है तो कॉम्प्लेक्सिटी अराइज होगा, बहुत सारे लोग अलग अलग काम करेंगे, कौन क्या काम किया क्या नहीं काम किया, डिविजन ऑफ लेबर करना पड़ेगा, तो कॉम्प्लेक्सिटी अराइज कर जाता है। अलग अलग सेल अपना अलग अलग काम करते हैं। घर में मम्मी भी है, पापा भी है, तुम भी हो, मम्मी खाना बनाएंगी, पापा कुछ और काम करेंगे, बच्चे कुछ और काम करेंगे, तो डिवीजन ऑफ लेबर हुआ कि नहीं हुआ। तो उसी तरीके से लेबर का डिवीजन हो जाता है, ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर एट सेल्यूलर लेवल, यानी कि सेल्स आपस में एक दूसरे में डिवाइड करते हैं। टिश्यू बनाए थे ना, सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं, तो टिश्यू लेवल पे भी होता है, ऑर्गन लेवल पे भी होता है और ऑर्गन सिस्टम के लेवल पे भी होता है, ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव अ कंपैरेटिवली लॉन्गर लाइफ स्पैन। इनका जो लाइफ स्पैन होता है यूनिसेल्युलर के कंपैरिजन में थोड़ा लंबा होता है। कैसा होता है, लंबा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक पॉइंट मैंने दोनों में मिस कर दिया। क्या मिस किया कि ये तुम्हारा यूकैरियोट और प्रोकैरियोट एक अलग सा टर्म दिख रहा है। यूनिसेल्युलर मल्टी सेलुलर तो पहले बोले थे, तो कहीं ना कहीं वो तुम्हें एक एग्जाम्पल दे रहा था कि ये क्या होता है, लेकिन ये जो यूकैरियोट एक अलग सा वर्ड दिख रहा है और प्रोकैरियोट ये भी एक अलग सा वर्ड दिख रहा है, इनके बारे में जानते हैं। चलो आगे। स्टॉप करना पड़ेगा। तो लास्ट टॉपिक में हम लोग वहाँ पे जब यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने 2 अलग वर्ड्स देखे थे, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, ठीक है। अब ये जो 2 अलग वर्ड्स देखे थे वो है क्या भाई, ये तो पहली बार सुन रहे हैं। तो बढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स की तरफ। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं ना, सेल्स 2 तरीके के होते हैं, या तो प्रोकैरियोटिक होंगे या तो यूकैरियोटिक होंगे। ना व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल्स, वैसे सेल्स जो तुम्हारे साइज में होते हैं छोटे, ठीक है, और उनका जो न्यूक्लियस है वो मेम्ब्रेन से इनक्लोज्ड नहीं रहता। जैसे कि हमारा जो सेल है, सेल का एक सेल मेम्ब्रेन होता है, वैसे ही जो न्यूक्लियस होता है उसका भी एक सेल मेम्ब्रेन होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट रहता है। वैसे सेल्स जिनमें न्यूक्लियस का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। और क्या होते हैं, अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहता है तो बाकी जो सेल ऑर्गेनल रहते हैं उनके भी कुछ मेम्ब्रेन्स होते हैं, और जितने भी वैसे सेल ऑर्गेनल जिनके मेम्ब्रेन वाले सेल ऑर्गेनल सारे के सारे क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ऑल द सेल ऑर्गेनल्स जिनका क्या हो, जो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइजोसोम्स हो गया, ये सारे प्रेजेंट नहीं होते। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एक तरीके का सेल ऑर्गेनल है। लाइजोसोम क्या है, एक तरीके का सेल ऑर्गेनल है, और दोनों में क्या होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। और वो दोनों प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ठीक है। फिर जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोइड। हमारा जो न्यूक्लियस होता है वो जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है, जैसे कि डीएनए। हमारे पेरेंट्स से हमें जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स आता है वो डीएनए के थ्रू आता है, ठीक है। तो जो डीएनए होता है यानी कि जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियोइड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोइड क्या होता है, तो जो न्यूक्लियस का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है उनको हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं।
वैसे न्यूक्लियस जिनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है उनको हम लोग न्यूक्लियोइड कहेंगे। ठीक है, ये थी प्रोकैरियोटिक की बातें। क्या क्या बातें थी कि साइज में छोटे होते हैं, इसका जो न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, और सेल ऑर्गेनल जिनमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं वो सारे सेल ऑर्गेनल प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम्स हो गया। ठीक है, और जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोइड के फॉर्म में। न्यूक्लियोइड क्या है? जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा तब उसको न्यूक्लियोइड कहेंगे। अब आ जाते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में। ठीक है, अब जो यूकैरियोटिक सेल्स है वो कंपैरेटिवली लार्ज होता है साइज में। क्या होता है? कंपैरेटिवली लार्ज होता है। न्यूक्लियस इज इनक्लोज्ड बाय अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसका जो न्यूक्लियस होता है उसके बाहर एक वेल डिफाइंड, एक प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। ठीक है, फिर आ जाता है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर एबंडेंट फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स। जितने भी सेल ऑर्गेनल है जिनमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है वो सारे भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। और जेनेटिक मटेरियल एक कंप्लीट न्यूक्लियस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो एक कंप्लीट न्यूक्लियस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो डिफरेंस क्या हो गया यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में? ये जनरली स्मॉल होते हैं साइज में, ये लार्जर होते हैं साइज में। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से इनक्लोज्ड नहीं होता है, लेकिन इनका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है उनके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। यहाँ पे जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है जैसे कि लाइसोसोम्स हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, वो सारे प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होते हैं, लेकिन सारे के सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं। जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोइड। जो न्यूक्लियोइड के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है जेनेटिक मटेरियल, यहाँ पे कंप्लीट न्यूक्लियस के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है जेनेटिक मटेरियल। ये था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में। आगे की बातें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू गाइज।